हेलो साथियों, वेलकम टू प्रेपकर में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग आ जाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे कल हुई देश में दर्दनाक घटना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश कल से शोक में है और इसके पीछे का एक कारण है जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, एक बहुत दर्दनाक दुर्घटना है भारत में। हम लोग अगर बात करें तो कल 8 दिसंबर को बात करें तो भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका काम होता है कि भारत की तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर समन्वय स्थापित करना, मतलब तीनों सेनाओं को एकजुट रखना और तीनों सेनाओं को एक साथ लड़ने की कला में निपुण बनाना, ये सीडीएस का काम होता है और तीनों सेनाओं के हेड माने जाते हैं भारत में सीडीएस। अगर बिपिन रावत जी की बात करें तो वह देश के पहले सीडीएस थे। सीडीएस के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी 1 जनवरी 2020 को, मतलब जनवरी में इनकी 2 साल पूरी हो जाती। तो 1 जनवरी 2020 को इनकी सीडीएस के रूप में नियुक्ति हुई थी। उससे पहले यह भारत की थल सेना के प्रमुख थे और भारत की थल सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने 3 साल काम किया। 31 दिसंबर 2016 को भारत की थल सेना के प्रमुख बने, जो कि 31 दिसंबर 2019 तक रहे। इसके बाद भारत के पहले सीडीएस बना दिए गए। अगर हम लोग बिपिन रावत जी की बात करें तो बिपिन रावत जी को माना जाता है कि भारत की सेनाओं में और भारत की जो लड़ने की क्षमता है उसमें आधुनिक परिवर्तन लेकर आए, भारत को लड़ने की क्षमता में और बेहतर बनाया। भारत की सैनिकों की जो समस्याएं थी उनको सुधारने का बहुत बेहतर प्रयास किया, बहुत बेहतर काम किया। भारत को हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ने के लिए काबिल बनाया और ज्यादा मजबूत किया, भारत की क्षमताओं को और बेहतर किया और पूरा जीवन अपना भारत की सेवा और देश की सेनाओं के सेवा में लगा दिया, देश की सेवा में और देश की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन बिताया उन्होंने। अगर हम लोग बात करें तो बिपिन रावत जी का जन्म बिपिन रावत जी का जो जन्म हुआ था, बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को, कब? बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। इनके पिता खुद एक आर्मी ऑफिसर थे, इनके पिताजी भी आर्मी में हुआ करते थे। तो पिता से प्रेरणा मिली देश की सेवा करने की और पिताजी के बाद देश की सेना में शामिल हुए 1978 को 16 दिसंबर 1978 को देश की सेना में 1978 को देश की सेना में शामिल हुए। और अगर हम लोग बात करें आज तक उनका जो सेना में या देश की सेवा में अनुभव था वो लगभग 43 साल का था। तो 43 सालों से अपना सब कुछ इस देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, देश की सेवा में न्यौछावर कर दिया था। कल हुआ क्या कि कल सुबह 9 बजे सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी दिल्ली से उड़ान भरते हैं तमिलनाडु के वेलिंगटन में। अगर हम लोग बात करें तो एक भारत की आर्मी का एक कॉलेज है जहां पर भारत के आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी ऑफिसर्स को लेक्चर दिए जाते हैं। एक कॉलेज है जहां पे आर्मी ऑफिसर्स को बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो वहीं पर एक लेक्चर देने जा रहे थे जिसके लिए इन्होंने सुबह 9 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। सुबह 9 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं और सुलूर एयरबेस पर उतरते हैं, जो कि तमिलनाडु में आपका यहां के आसपास पड़ता है। सुलूर तमिलनाडु में एक एयरबेस है, यहां पर ये उतरते हैं क्योंकि वेलिंगटन का जो एयरबेस है बहुत बड़ा नहीं है, वहां पर फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती। और यहां से ये एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं MI-17B5 हेलीकॉप्टर, जो कि देश की आर्मी एयरफोर्स के पास सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। बहुत बेहतरीन आधुनिक तकनीकी से लैस ये हेलीकॉप्टर माना जाता है। वीवीआईपी को लाने ले जाने के काम में भी यही इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह की यात्राओं की जरूरत पड़ती है तो इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाता है। जब राष्ट्रपति को कहीं लाने ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कितना सुरक्षित और कितना बेहद ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर होता है अगर वीवीआईपी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डबल इंजन होते हैं, 2 इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर होता है, अर्थात इमरजेंसी के समय भी क्रैश जैसी जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो बहुत कम होती है। ऐसे कभी केस सुने नहीं जाते हैं। और इसका आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना सुरक्षित है। आज के समय पर दुनिया के 60 से ज्यादा देश 12,000 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के बड़े 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स, 60 से ज्यादा देश जो आपके हैं वो इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ये जो MI-17B5 हेलीकॉप्टर है, भारत ने 97.5 करोड़
रुपए की एक डील के साथ 2008 में रूस से खरीदे थे। रूस की एक कंपनी है कजान हेलीकॉप्टर्स। एक कजान हेलीकॉप्टर्स इस हेलीकॉप्टर को बनाती है, जिससे भारत ने 2008 में डील की, जिसके लिए भारत ने 97 अरब रुपए, 97 अरब रुपए या फिर 1.3 अरब डॉलर कह सकते हैं आप लोग, 1.3 अरब डॉलर या फिर लगभग 97 अरब रुपए भारत ने इस डील के लिए चुकाए थे। और भारत को इसकी खेप मिलना शुरू हुई। इसके लिए 80 हेलीकॉप्टर भारत ने लिए थे 2008 में। इसकी खेप मिलना शुरू हुई भारत को 2013 में। 2013 में इस हेलीकॉप्टर्स की इतनी अत्याधुनिकता को देखते हुए, इतनी इंपॉर्टेंस, इतने महत्व को देखते हुए 2013 में एक बार फिर से डील की, और जो कि कंफर्म मतलब जो कंप्लीट हुई 2018 में। तो भारत को 2013 से लेकर 2018 तक भारत को रूस से 220 हेलीकॉप्टर्स मिले। आज के समय में भारतीय एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ऐसे 220 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। बेहद सुरक्षित होते हैं। इसलिए अगर इनकी मैं बात करूं, इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल न केवल वीवीआईपी को लाने ले जाने में, बल्कि इमरजेंसी के समय जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिप्लॉय करने में भी काम आता है। क्यों? क्योंकि इस हेलीकॉप्टर्स में एक बार में 36 जवान ले जाए जा सकते हैं और लगभग 5 टन सामान इस हेलीकॉप्टर्स में ले जाया जा सकता है। अगर जंगलों में लगी आग हो, उस आग को बुझाने के काम भी ये हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स किसी भी जगह लैंड कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स झील से एक बड़ी बकेट लगाकर पानी भर सकते हैं और जंगलों में उड़ेल सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स रेगिस्तान में लैंड कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स किसी भी मौसम में उड़ने में सक्षम होते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पहाड़ों पर भी लैंड कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में ये हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। इसीलिए इनको बेहद सुरक्षित माना जाता था, बेहद सुरक्षित माना जाता था। इन हेलीकॉप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी उड़ने की क्षमता बाकी सभी हेलीकॉप्टर से ज्यादा होती थी। मतलब बाकी सभी हेलीकॉप्टर्स 3000 साढ़े 3000 के आसपास, जो 3000 साढ़े 3000 मीटर जो होता है वहां तक उड़ान भर सकते थे। लेकिन इसकी अगर हम लोग बात करें तो 6000, जमीन से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। मतलब 6 किलोमीटर ऊंचा आसमान में उड़ सकता है ये हेलीकॉप्टर्स। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस हेलीकॉप्टर्स की जो टॉप स्पीड होती है वो 230 किलोमीटर नहीं, स्पीड होती है 230 किलोमीटर। इसकी जो टॉप हो जाती है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस Mi-17 B5 हेलीकॉप्टर्स की होती है। इस हेलीकॉप्टर्स का महत्व भारतीय एयरफोर्स और भारतीय सरकार बहुत पहले से जानती थी। इसी श्रेणी का एक Mi-8 आता था, जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय एयरफोर्स ने कारगिल में किया था और टाइगर हिल को स्वतंत्र कराया था। टाइगर हिल पर बम्बारमेंट जो हुआ था, हवाई हमले जो हुए थे पाकिस्तानी सेना पर, इसी हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से। जो Mi-8 था, इसी सीरीज का, इससे पुराना वाला Mi-8 हुआ करता था, उसका उन्नत ये वाला है, प्रोग्रेस सीरीज, उसका अगली सीरीज अपडेटेड वर्जन ये वाला हेलीकॉप्टर्स था। तो काफी ज्यादा अपडेट है। मतलब इसमें सुरक्षा बेहद सुरक्षित होता है इसमें बैठने वाला व्यक्ति। इसकी क्रैश की संभावना, दुर्घटना की संभावना शून्य होती है। कभी ऐसे केस नहीं आए या कभी ऐसी चीजें नहीं देखी गई कि ये हेलीकॉप्टर्स आपका दुनिया में कहीं भी क्रैश हुआ हो। 12,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर चले, लेकिन हुआ क्या ऐसा जो ऐसी स्थिति देखनी पड़ गई। देखो मैं यहां पे आपको समझाता हूं इस हेलीकॉप्टर्स को की अगर हम लोग बात करें तो ये हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरता है सुलूर से। कहां से भरता है? उड़ान सुलूर से उड़ान भरता है। और इनको जाना था वेलिंगटन तक जाना था इनको। और जैसे ही सुलूर से ये उड़ान भरता है और वेलिंगटन से ये 9 किलोमीटर दूरी पर रह जाता है। कहां पर? 9 किलोमीटर दूरी, वेलिंगटन से 9 किलोमीटर। मतलब अगर इसकी बात करें तो 2 से 3 मिनट में पहुंच सकता है 9 किलोमीटर की दूरी। बताया ये जा रहा है आज के समय पर कि ये हेलीकॉप्टर्स जो है आपका, ये वेलिंगटन से जब 9 किलोमीटर दूर होता है तो ये लो फ्लाई कर रहा था। उस समय ये नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर से था। हेलीकॉप्टर्स 6000 अगर हम लोग बात करें तो 6000 मीटर की मैक्सिमम ऊंचाई पे उड़ सकता है। हालांकि इससे नीचे ही हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं। मैंने पहले बताया जो एरोप्लेन होते हैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ के जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स पहाड़ों के अंदर से जाते हैं। इस बात को आप लोग समझिए। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर से जा रहा था। जब पहाड़ियों में है तो लो फ्लाई करेंगे, वहां से जमीन बहुत नीची नहीं होती। जब पहाड़ियों पर आप जा रहे हो, ऑलरेडी आप 2-3 हजार मीटर की ऊंचाई पर हो, 3-4 हजार मीटर की ऊंचाई पर हो, और उसमें भी पहाड़ आ जाए तो आप जो ग्राउंड होता है, जमीन होता है, उसके कांटेक्ट में बहुत ज्यादा पास में होते हो। तो कहते हैं कि अचानक से यहाँ पे जो बताया जा रहा है अभी तक, हालांकि एयरफोर्स की रिपोर्ट इस पर आना बाकी है, आधिकारिक सरकार की रिपोर्ट इस पर आना बाकी है, लेकिन जो अभी बताया जा रहा है, हालिया जो रिपोर्ट आई है कि ये जो
जो आपका हेलीकॉप्टर्स था, जब ये नीलगिरी की पहाड़ियों से उतर रहा था और अपना हेलीपैड खोज रहा था, उस समय मौसम बहुत ठीक नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, मौसम बहुत ठीक नहीं था, तो ये हेलीकॉप्टर से किसी पेड़ से टकराया, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो पेड़ हैं उनसे किसी पेड़ से टकराया और उसके बाद ये क्रैश हुआ है। और जब क्रैश होता है, हालांकि इस हेलीकॉप्टर्स के बारे में कहा जाता है कि इसका जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक जो इस हेलीकॉप्टर का होता है, वो फ्यूल टैंक विस्फोट लेस तकनीकी के साथ है। मतलब क्रैश होने के बाद भी आमतौर पर विस्फोट नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें विस्फोट हुआ और आग लग गई, मतलब फायर हुआ इसमें और एक बहुत तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ जिससे पूरे हेलीकॉप्टर्स में आग लग गई। और इसमें सवार 14 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की जान चली गई। 13 लोग देश के लिए शहीद हो गए। इसमें से 13 लोग, इनमें से एक आपके सीडीएस श्री बिपिन रावत जी थे और इनकी पत्नी मधुलिका रावत, श्रीमती मधुलिका रावत जी, दोनों का देहांत हुआ, दुखद देहांत हुआ। और इसके साथ साथ उनके 11 जो आर्मी ऑफिसर थे और उसमें एक हवलदार और 3 लांस नायक, तो जो आपके उनके सहायक थे, उनकी सिक्योरिटी में जो लगाए गए थे 11, वो शहीद हुए और 2 लोग आपके ये 13 लोग शहीद हो गए इस दुर्घटना में। और अभी जो एक है, हम पूरा देश, हम सभी, आप सभी मिलकर उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जो विंग कमांडर आपके ग्रुप कैप्टन जो इसको उड़ा रहे थे, वो ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी थे, मतलब उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक लंबा अनुभव, और फिर भी क्रैश हुआ। तो रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि यहां पर मानवीय भूल होने की संभावना बहुत कम है। किसी भी तरीके से ये हेलीकॉप्टर्स, जो मौसम खराब था वहां का, जो मौसम खराब था उससे विजिबिलिटी बहुत कम हुई और नीलगिरी की पहाड़ियों पर होने की वजह से किसी पेड़ से टकराया। ऐसी भूल होती नहीं है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से और पहाड़ों के ऊपर उड़ने की वजह से, और वहीं पर उसका क्या था, हेलीपैड था 9 किलोमीटर, मतलब 2 मिनट की दूरी में उनका हेलीपैड था, तो इस वजह से ये घटना हुई। तो वरुण सिंह अभी वेलिंगटन के हॉस्पिटल में है। हम पूरा देश, हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जितने भी ये जो शहीद हुए हैं उन सभी के लिए प्रेपकर टीम, पूरा परिवार, हम सभी मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको से चरणों में स्थान दे, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया ऐसा काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं और बहुत कम लोगों को यह करने का मौका मिलता है। 40 साल से देश की सेवा कर रहे थे। सीडीएस के बारे में मैं बता दूं कि सीडीएस एक ऐसा पद होता है जो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित करेगा, जिस पद की पहली नियुक्ति हुई थी 2020 में, 1 जनवरी 2020 में। और सीडीएस बिपिन रावत जी को इस जिम्मेदारी दी गई कि भारत की सेनाओं के बीच में थिएटर कमांड बनाना है। थिएटर कमांड का मतलब होता है कि तीनों सेनाओं को एक साथ लड़ने में सक्षम बनाना, जो भारत के पास अभी तक तकनीकी नहीं थी। इससे पहले अमेरिका थिएटर कमांड बना चुके हैं, चाइना के पास 5 थिएटर कमांड हैं, जिसमें से वो पश्चिमी थिएटर कमांड से भारत पर नजर रखता। सिस्टम नहीं था कि एक सेना दूसरे सेना के साथ अपनी तकनीकी साझा करेगी, नहीं करते थे अब तक, तो दिक्कतें आती थी। फॉर एग्जांपल 2019 में भारत के एयरफोर्स ने जब बालाकोट में हमला किया, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो उसके जवाब में अगले दिन पाकिस्तान के कुछ फाइटर प्लेन भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से भारत के एयरफोर्स ने उनको खदेड़ा। और इस समय भारत का एक MI जो आपका हेलीकॉप्टर था, MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस समय इसको कहा कि ये दुर्घटना थी, लेकिन बाद में आधिकारिक बयान ये आया था कि हमारी ही गलती से वो क्रैश हो गया, हमने उसको दुश्मन का जो हेलीकॉप्टर था वो समझ लिया। मतलब यहां पर सेनाओं के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ। और यही अगर थिएटर कमांड होती, तो थिएटर कमांड जब होती अगर, तो इसको बेहतर कंट्रोल किया जा सकता था और शायद ऐसी दुर्घटनाएं होने से बचा जा सकता है। तो थिएटर कमांड का मतलब होता है कि तीनों सेनाओं की कमांड एक पॉइंट से आती है और वहां से तीनों सेनाओं को फिर कमांड किया जाता है। तीनों सेनाओं की रणनीति एक साथ बनती है और एक साथ एग्जीक्यूट होती है, यह होता है थिएटर कमांड। और बिपिन रावत जी की जिम्मेदारी यही थी कि भारत में थिएटर कमांड बनाना, और इसमें वो सफल भी हो रहे थे। उत्तरी कमांड को तो लगभग थिएटरी कमांड में परिवर्तित कर दिया था, जो पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला करेगी। उत्तरी कमांड लगभग बन गई थी। जो काम अमेरिका 17 सालों में कर पाई थी, उस काम को इन्होंने 3 साल में करने का लक्ष्य रखा था बिपिन रावत जी ने।
3 साल में इसको करने का लक्ष्य रखा था बिपिन रावत जी ने। चाहे म्यांमार में एयर स्ट्राइक हो, म्यांमार में जो हमने स्ट्राइक की घुस के अंदर, वो बिपिन रावत जी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। बालाकोट में एयर स्ट्राइक को बिपिन रावत जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक बार और बिपिन रावत जी का नागालैंड के दीमापुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस समय बाल बाल बचे थे, बहुत मामूली चोट आई थी, लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। काश इस बार भी ऐसा होता कि सभी लोग बच जाते और ये नुकसान हमें सहन नहीं करना पड़ता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। अब कल सीसीएस की बैठक हुई थी, आपकी बैठक हुई कल, और इस बैठक में निकल कर आया कि अगले कुछ दिनों में देश को अगले सीडीएस मिल सकते हैं। सूत्रों से जो पता लग रहा है, शायद एमएम नरवणे साहब शायद अगले सीडीएस हो सकते हैं, हालांकि इस पर कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, कोई मुहर नहीं लगी है। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया। यहां पर मैंने कहा, आपको एक बात ध्यान से समझिए कि यहां पे क्या कहा, ये 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, मैक्सिमम 250 हो सकती है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, और इसमें एक बार में उड़ने की क्षमता 650 किलोमीटर होती है। एक बार इसका अगर टैंक फुल कर दिया जाए, इसमें एडिशनल टैंक लगाया जाए तो 1180 किलोमीटर तक जा सकता है। एक बार में 3600 जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। 4500 किलो भार, लगभग 45 कुंटल वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है मैं आपको बताता हूं। ऐसा क्यों किया जा सकता है? ऐसा क्योंकि इसकी शेप कुछ ऐसी है, यहां पर आप सामान रख सकते हैं। अगर सामान नहीं है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप सैनिकों को बिठा के एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। दुर्गम इलाकों में सैनिकों को ले जा सकते हैं, पहाड़ों पर सैनिकों को कुछ ही घंटों में पहुंचा सकते हैं। इस काम भी आते हैं ये आपके। इसके साथ साथ ये जो आपके, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये जो आपके हैं, हाँ जी, ये जो आपके, चलिए इसमें कुछ मिसिंग है, हाँ कुछ इसमें मिसिंग है, 1 2, चलिए। तो वीआईपी की सुरक्षा के लिए भी ये काम आते हैं। बस ये छोटा सा वीडियो था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। देश इस समय शोक में है। हम उम्मीद करते हैं कि एक और मतलब देश के अगले सीडीएस और देश के लिए बहुत मेहनत, मतलब जैसे सीडीएस बिपिन रावत, अतुलनीय योगदान था। ऐसे जो सैनिक होते हैं, ऐसे वीर सपूत होते हैं, बहुत कम होते हैं, और आगे से ऐसी घटना दुर्घटना ना हो, क्योंकि इन लोगों की देश को बहुत जरूरत होती है। देश इन्हीं लोगों की वजह से सुरक्षित होता है, देश इन्हीं के हाथों में होता है। आज हम अगर चैन से रह पाते हैं, आज हम शांति से अगर देश के अंदर रह पाते हैं, तो उसका कारण है कि लोग अपनी जान पर खेलते हैं। ये लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर हम लोगों पर कर देते हैं, कभी अपनी परवाह नहीं करते, कभी अपने परिवार की परवाह नहीं करते, है ना, कभी अपने परिवार की परवाह नहीं करते। ऐसे नहीं होता कि मतलब जैसे हम लोग कभी कभी हो भी जाते हैं मौज मस्ती के उसमें, लेकिन इन लोगों का जीवन वैसा नहीं होता। अनुशासन, कड़ा अनुशासन इन लोगों के जीवन में, दिन रात मेहनत, कड़ा अनुशासन, दिन रात की मेहनत, एक सटीक लक्ष्य, दृढ़ संकल्प इन लोगों के जीवन में होता है, जो पूरा का पूरा देश को समर्पित कर देते हैं, पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं आज सलाम करता हूं, पूरी प्रेपकर टीम सलाम करती है और सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस देश में हर एक सैनिक के पास इसी तरह की क्षमताएं जो बिपिन रावत जी में थी, क्योंकि बिपिन रावत जी ने देश की सेना के लिए, देश के सैनिकों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे बदलाव किए। उनकी वजह से बहुत कुछ बदलाव आए देश की सेना में, सेनाएं आधुनिक बनी। तो हम उनके योगदान को कभी भूलेंगे नहीं। उनका योगदान बहुत अतुलनीय है, देश में बहुत अमिट है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। चलेगा, आज की इस बात को हम लोग यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।